नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नींद तो नरेंद्र मोदी ने उड़ा ही दी है। खरमंडल भी इसीलिए पूरे इकोसिस्टम में मचा हुआ है। फिर चाहे कपिल सिब्बल हो या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा रहे हर्ष मंदर, बेचैनी सबके भीतर है। प्रशांत भूषण की कहानी भी उससे अलग नहीं है। अब आप देखिए कि आलम यह है कि हरीश साल्वे भी इनके निशाने पर आ गए। इससे एक बात तो जाहिर है कि ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल है और कांग्रेसी इकोसिस्टम है, इसके भीतर अकुलाहट, हड़बड़ाहट और घबराहट बढ़ गई है, बावजूद इसके कि इन्होंने इकट्ठा होकर एक बड़ा भारी जो है इकोसिस्टम तैयार किया और उस इकोसिस्टम को गठजोड़ से जोड़ा। लेकिन उसके बाद में भी जो ये हलचल है, जो ये हड़बड़ाहट है, ये एक सवाल तो पैदा ही करता है कि आखिर में नरेंद्र मोदी ने किया क्या है जिसके कारण एक समय में बड़ा ताकतवर माना जाने वाला ये इकोसिस्टम आज खुद को बड़ा असहज महसूस कर रहा है। तो दरअसल उसकी दो तीन वजह है और उसी वजह ने पूरे इकोसिस्टम के भीतर हड़कंप मचा रखा है। देखिए, पहला कारण तो G20। अब आप कहेंगे कि भाई G20 से क्यों इनको समस्या है? देखिए, समस्या इस बात से है कि कोई 12 साल बाद एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इसी दिल्ली में, और उस कॉमनवेल्थ गेम में घोटालों की झड़ी लग गई थी। इतने घोटाले हुए कि यूपीए सरकार कांप गई थी। और अब G20 हो रहा है। G20 में घपले घोटालों की कोई खबर नहीं आ रही है। यह बात ना कांग्रेस को सुहा रही है और ना कांग्रेसी इकोसिस्टम को। हर्ष मंदर का आप ट्वीट देखिए। वैसे भी हर्ष मंदर के यहां भी ईडी और जा चुकी है, ईडी वगैरह, तो एक उसका तो अपना दर्द होगा ही। लेकिन जो G20 के अगुवानी के लिए जिस तरह से दिल्ली को उकेरा गया, वो उकेरा जाना न कांग्रेस को सुहा रहा है और न कांग्रेसी को सिस्टम को। हर्ष मंदर उसका उदाहरण है। और उसकी एक ही वजह है कि वो जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें टिश्यू पेपर भी जो है करोड़ों के थे। ऐसा खेल हुआ था। और यहां जो है, यहां पूरी दिल्ली दिखाई दे रही है और भ्रष्टाचार का कहीं नाम नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर अकुलाहट तो होगी कि अब क्या किया जाए, अभियान चलाया कैसे जाए, कैसे नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाए। ये जो चीज है ये बहुत खटक रही है। अभी देखिए, अडानी के बहाने कुछ ना कुछ कोशिश तो चल रही है, लेकिन G20 में अगर इनको कुछ मिलता हो तो बड़ी मुकम्मल वो एक तस्वीर उकेर पाते। लेकिन अब यहां समस्या यह है कि कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये भी हो रहा है कि साहब 2024 का चुनाव अभी सामने है, कुछ मिल जाता तो कर लिया जाता। लेकिन अब इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब एनडीए 1 था तो एनडीए 1 में वाजपेयी जी हुआ करते थे, ये एनडीए 2 है, यहां इनका पाला मोदी और शाह से पड़ा है। सो पसीने छूट गए हैं। और ये यहां जो हुआ सिर्फ यही नहीं खटक रहा है। अभी देखिए आगे क्या है। ज्ञान व्यापी पे सर्वे कैसे हो रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? ये बात भी इनके जहन में जो है वो आप एक तरह से कहें कि घूम रही है। बाकायदे दुष्यंत दबे ने एक लंबा चौड़ा इंडियन एक्सप्रेस में, संभवतः इंडियन एक्सप्रेस में लंबा चौड़ा लेख लिखा और उस लेख को प्रशांत भूषण ने साझा किया, जो बताता है कि दर्द कितना गहरा है। और उसमें चर्चा सिर्फ ज्ञान व्यापी ही नहीं है, उसमें बात जो है वो राम जन्मभूमि की भी होगा कि साहब आपने, इन लोगों ने राम मंदिर पे कैसे इस तरह का फैसला दे दिया। दर्द जो है वो बहुत दूर तक जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मसला यही है। अभी देखिए, कृष्ण जन्मभूमि पर जो वहां जो अवैध आप ये कहें कि बसावट हुई है, उस पर जो बुलडोजर चला, वो बुलडोजर चलना भी इनके लिए बड़ा दर्द भरा किस्सा है। अब वहाँ रेलवे, भाई जब वंदे भारत चलेगी तो जाहिर तौर पर ट्रैक बनाना पड़ेगा। तो ट्रैक के लिए जब आप रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं तो उसे छुड़ाया जाएगा। जब उसे छुड़ाया जाएगा तब
ये पूरा इकोसिस्टम जो है उसे नया रंग देगा। आपको ध्यान होगा जहांगीरपुरी वाला मसला, जब वहां बुलडोजर चला था तो किस तरह से यही पूरा इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, ये बताने के लिए कि देखिए बुलडोजर जो है, मतलब बुलडोजर का चलना भी धर्म से जोड़ दिया गया था। और कहा यह जाता है कि साहब धर्म की राजनीति तो ये लोग करते हैं, लेकिन असल मायने में तो सबसे पहले धर्म को तो यही कबाल और इकोसिस्टम के लोग लेकर आते हैं। अब वो जो सियासत रही, दरअसल उस सियासत और उस बीटो को एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। तो अब इस बात का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा है। और बड़ी चीज ये है कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं और जिन बातों को लेकर इस पूरे इकोसिस्टम में खलबली है, वो खलबली दरअसल इनको एक्सपोज भी कर रही है। जैसे आप ज्ञान वापी के सर्वे पर सवाल उठाते हैं, आप जो उत्तराखंड में ये जो पूरा बसावट थी, कोई 4,500-5 हजार जो लोग बताए जा रहे हैं, और जिन लोगों ने एक तरीके से वो भी रेलवे की ज़मीन थी, जो इंक्रोचमेंट था उसे हटाने के लिए जो कवायद हुई, उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई गई। फिर ओखला में जो अवैध कंस्ट्रक्शन था और अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए, उसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी गई। और उस सब को एक आप ये कहें कि राजनीतिक रंग दिया गया, और सही मायने में कोर्ट को ही अखाड़ा बनाने की कवायद है, राजनीतिक। लेकिन ये जो क्या नाम है इनका, उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने जो बयान दिया, और ये जो कार्ति चिदंबरम का बयान है, इस बयान को ये लोग किस तरीके से देखते हैं। और दरअसल ये जो बयान को इनके देखने का नजरिया है, ज्ञान वापी और राम जन्मभूमि पर इनका जो रवैया है, उसी ने इनको यानी पूरे कांग्रेसी को सिस्टम को जनता की नजरों से बाहर कर दिया। और ये बाहर क्यों हुए? ये दरअसल बाहर होने की बड़ी वजह वही है कि जिसे कहा जाता है ना कि ये जो स्वा है वो जाग चुका है, उस समाज का, उस समुदाय का, जो आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के पहले सोया करता था, वो अब जगा है, वो अपने अधिकार की बात करने लगा है। और ये बात इन्हें नहीं सुहा रही है, और यही नहीं, उस पूरे इकोसिस्टम को नहीं सुहा रही है जो दरअसल यहां से मतलब देश से लेकर विदेश तक जिसके तार फैले हुए हैं। लेकिन चूंकि अब दौर दूसरा है, यहां जब आप एक कदम चलते हैं तो जो शीर्ष नेतृत्व है इस समय देश का, वो आपसे 5 कदम और आगे कूद कर चला जाता है। तो जो भी दांव चला जाता है वो दांव उल्टा पड़ जाता है। और आप देखिए कि ये जो हमने 2-3 चीजें बताई, आप ये देखिए हरीश साल्वे निशाने पर है। हरीश साल्वे इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि 370 पर जो पूरा एक आप ये कहें कि प्रोपेगेंडा रचा गया, प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो राजनीतिक समझौता हुआ, उस राजनीतिक समझौते को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिए। तो पहले तो हरीश साल्वे ने यह साफ कर दिया कि ये राजनीतिक समझौता, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो हर चीज में बेसिक स्ट्रक्चर ले आ रहे हैं, तो दरअसल बेसिक स्ट्रक्चर कोई अधिकार नहीं बल्कि लिमिटेशन है। किसके लिए? जब संविधान संशोधन होता है, यानी वो संसद के लिए लिमिटेशन है, ये अधिकार नहीं है। और इस बात को उन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए जस्टिफाई किया। अब उन्होंने जिस तरीके से 370 को लेकर जो कपिल सिब्बल का अपना तर्क रहा, जो राजीव धवन का अपना तर्क रहा, इन दुष्यंत दवे का अपना तर्क रहा, उसे एक एक करके धराशायी किया और बताया कि 370 को किस लिहाज से देखा जाना चाहिए। उनने कहा कि आप इसे फिर सिर्फ शब्दशः मत पढ़िए, टेक्स्ट भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है और हिस्ट्री भी है। इन तीनों को जोड़कर 370 को पढ़ा जाना चाहिए। और यही बात आप देखिए कि कितना अखर गई इस पूरे इकोसिस्टम को कि कपिल सिब्बल जब 15वें रोज रिजॉइंडर दाखिल करते हैं तो वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि आप टेक्स्ट भी देखिए, कॉन्टेक्स्ट भी देखिए और हिस्ट्री भी देखिए।
दरअसल इन तीनों प्रोस्पेक्टिव को एक साथ रखकर जिस तरह से हरीश साल्वे ने व्याख्या की कि 370 हटाया जाना जरूरी रहा, यह बात इनको अखर रही है, और अखर रही है तो हरीश साल्वे निशाने पर है। और इन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं था कि 370 को जब ये लोग चुनौती देंगे तो उस पर इस तरह से आर्गुमेंट होगा जिस आर्गुमेंट में ये खुद धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर तो जो संविधान सम्मत सवाल है वो उठ रहे हैं कि जहां बात सुझाव का है, अनुशंसा का है, बाइंडिंग नहीं है, कंकरेंस नहीं कहा गया है। और इसे आप देखिए कि बड़े करीने से राकेश द्विवेदी ने, जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गुमेंट में रखा और खुद हरीश साल्वे ने इस बात को रखा कि कंकरेंस और रिकमेंडेशन में फर्क है। यहां कंकरेंस की बात नहीं है, यहां रिकमेंडेशन की बात है। और राकेश द्विवेदी ने इसे और एलोबरेट किया। उन्होंने कहा कि जब आप आर्टिकल 370 का 3 देखते हैं तो उसमें रिकमेंडेशन कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो राष्ट्रपति को करेगी, लेकिन जब आप 2 देखते हैं यानी 370 का 2, तो वहां कंकरेंस कहा गया है J&K के संदर्भ में। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कह रही है उसे स्टेट को की सहमति है, सहमति लेनी होगी स्टेट को। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टेट को सहमति लेनी होगी, तो वहां चूंकि जो स्टेट है उससे बड़ी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की, इसलिए वहां सहमति की बात की गई है। और 3 में 370(3) में चूंकि राष्ट्रपति जो है वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ऊपर है, इसलिए वहां रिकमेंडेशन की बात की गई है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब ये जो तमाम चीजें साफ तौर पर आ रही हैं सामने, जिसमें 370 हो, G20 हो, या फिर ज्ञानवापी हो, राम मंदिर हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर ये जो पूरा आप ये कहें कि लेफ्ट और कांग्रेस इकोसिस्टम है, ये धराशायी हो गया। और ये जो धराशायी हुआ है इसीलिए वो कुलबुला रहा है कि कैसे जो है नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, धराशायी किया जाए। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी ने इनके सोचने से पहले ही लंका दहन जो है वो कर दिया है। कोई मौका ही नहीं मिला है जिसके जरिए कुछ ये पूरा इकोसिस्टम कर पाए, या फिर जो गठजोड़ बना वो कोई रणनीति बना पाए। उससे पहले सबको नरेंद्र मोदी ने धराशायी कर दिया है। तो इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है कि क्या किया जाए। 2024 तो करीब है, यही हाल रहा तो 2024 में नरेंद्र मोदी और प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों की जमीन तो और खिसक जाएगी। ये बेचैनी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।